नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित चौधरी और सक्सेस प्लस करंट प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर यानी प्राचीन यूनानी दार्शनिक डेमोक्रेटस की बायोग्राफी एंड उनकी फिलोसॉफीज के बारे में। डेमोक्रेटस को द लाफिंग फिलोसोफर कहा जाता है क्योंकि इन्होंने हैप्पीनेस या चेयरफुलनेस को काफी एम्फेसाइज किया। इन्होंने माना कि इंसान का हैप्पी रहना एक गोल होता है और उसे कैसे हासिल किया जाए उसके ऊपर भी इन्होंने बात की। इसके अतिरिक्त डेमोक्रेटस को वन ऑफ द अर्लीस्ट साइंटिफिक फिलोसोफर कहा जाता है क्योंकि इनका दृष्टिकोण काफी वैज्ञानिक था, जिनकी वजह से इनको वन ऑफ द फाउंडिंग फादर ऑफ मॉडर्न साइंस भी कहा जाता है। इन्होंने एंशिएंट एरा का सबसे पहला एटॉमिक मॉडल दिया था, परमाणु सिद्धांत दिया था। आपने बहुत सारे परमाणु सिद्धांत पढ़े होंगे 9th-10th क्लास में। डॉल्टन का परमाणु सिद्धांत, जे थॉमसन का परमाणु सिद्धांत, रदरफोर्ड का, नील्स बोर का, वो सारे जो एटॉमिक मॉडल हैं उनसे तकरीबन 2000 साल पहले डेमोक्रेटस ने एक एटॉमिक मॉडल दे दिया था और कहा था कि हर एक मैटर का बिल्डिंग ब्लॉक जो है वो एटम है। किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप तोड़ेंगे और उसे तोड़ते तोड़ते छोटा करते जाएंगे और एक स्थिति ऐसी आएगी कि उसे आप तोड़ नहीं पाएंगे और वो जो इनडिविजिबल कण होगा वही एटम कहलाता है। ये इन्होंने कहा था और ये एटॉमिक मॉडल जो है इसने आने वाले कई फिलोसोफर्स को और कई साइंटिस्ट को इन्फ्लुएंस किया। कई इसके क्रिटिक भी थे और कई इसके सपोर्टर भी थे, लेकिन डेमोक्रेटस की ये बात जो है वो आधुनिक युग तक बहुत ही इंपॉर्टेंट रही, काफी महत्वपूर्ण रही। इनके बारे में पढ़ते हैं। इन्होंने ना केवल साइंस के बारे में, इन्होंने बहुत से विषयों के ऊपर चर्चा करी। एथिक्स के बारे में बात करी, एंथ्रोपोलॉजी के ऊपर बात करी, मैथमेटिक्स के ऊपर बात करी। तो उन तमाम विषयों के ऊपर इनके क्या थॉट थे उसकी हम चर्चा करते हैं। रही बात ग्रीक्स की या ग्रीस की, जिसे हम यूनान कहते हैं, तो उसमें बहुत सारे सिटी स्टेट्स हुआ करते थे, जिसमें स्पार्टा, एथेंस जैसे कई पावरफुल सिटी स्टेट्स थे। उसके अलावा और भी बहुत सारे सिटी स्टेट्स थे, जैसे मिलेटस, थेरेस, मैसिडोन, ये बहुत सारे सिटी स्टेट्स थे, सैमोस। और इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। एक तो इस वीडियो में जिसमें मैंने आपको डिटेल में बताया था कि ये जो यूनानी सभ्यता थी इसका राइज एंड फॉल कैसे हुआ, यहाँ पे किस तरीके का पॉलिटिकल सिस्टम था, किस तरीके की सोसाइटी थी, किस तरीके का रिलीजन था, और तमाम चीजें हमने डिस्कस करी। इनके रिलीजन के ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो भी बनाया जिसमें मैंने इनके देवताओं की बात करी, इनके कल्चर, ट्रेडिशन, रिचुअल्स की बात करी, और बहुत सारे वीडियोस में हमने इनके अलग अलग विषयों के ऊपर चर्चा करी है। इनके महान फिलोसोफर सोक्रेटिस, प्लेटो, अरिस्टोटल की भी बायोग्राफी और फिलोसॉफी हम पढ़ चुके हैं। बड़े बड़े मैथमेटिशियंस, पाइथागोरस, हीरोन जैसे लोगों को आप जानते होंगे, उनकी भी बायोग्राफी कवर कर चुके हैं। हेरोडोटस जो कि फादर ऑफ हिस्ट्री हैं, उनकी भी बायोग्राफी कवर कर चुके हैं। तो इनके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, सभ्यता के बारे में जानना चाहते हैं और ये कितनी विकसित सभ्यता थी, तो इन सभी वीडियोस को आप जाके देख सकते हैं, आपको सेपरेट प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। डेमोक्रेटस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इनके एक कोट को पढ़ते हैं और उसका मीनिंग समझते हैं। इन्होंने कहा कि हैप्पीनेस रिजाइड्स नॉट इन पोजेशंस, नॉट इन गोल्ड, हैप्पीनेस ड्वेल्स इन द सोल। जो खुशी है वो आपके पोजेशंस में या गोल्ड में नहीं है। बेसिकली इनका कहने का मतलब है कि वो किसी लालच में या किसी चीज को हासिल करने में नहीं है, बल्कि वो तो आपकी अंतर आत्मा में ही निहित है, वो तो आपके अंदर ही रिजाइड करती है, आपके अंदर ही रहती है। तो इस तरीके की बातें इन्होंने कही हैं। और अगर हम बात करें कि ये कौन थे, किस तरीके के व्यक्तित्व थे, कहाँ पे जन्म लिया, कहाँ पे रहे और क्या क्या बातें करी, तो आपको मैं एक ओवरव्यू दे देता हूं कि एक तो इनको लाफिंग फिलोसोफर कहा जाता है। इनकी चेयरफुलनेस की बातों की वजह से, जिस तरह से इन्होंने उस वैल्यू को एम्फेसाइज किया कि खुश रहना कितना महत्वपूर्ण है। उसके अलावा इन्होंने एक बहुत ही पुरानी प्राचीनतम एटॉमिक थ्योरी दी जिसके ये फाउंडर थे, और ये और इनके गुरु और इनके एसोसिएट को भी कहा जाता है कि वो भी इनके साथ थे उस थ्योरी को प्रोजेक्ट करने में, उसको प्रतिपादित करने में। उनका नाम था ल्यूसिपस। हालांकि ल्यूसिपस के बारे में हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती नहीं, इसीलिए ज्यादातर श्रेय जो है वो डेमोक्रेटस को दिया जाता है कि डेमोक्रेटस ने ही इस थ्योरी को आगे बढ़ाया और उन्होंने ही इसके ऊपर ज्यादातर सिद्धांत दिए। हालांकि डेमोक्रेटस ने खुद ये माना कि ल्यूसिपस की थ्योरी को उन्होंने आगे बढ़ाया क्योंकि ल्यूसिपस उनसे पहले के फिलोसोफर थे, उनसे बड़े थे और उनके ये शिष्य थे और उनके सहयोगी भी थे।
एटॉमिक मॉडल में इन्होंने यही कहा कि जो सबसे छोटा कण है जो कि इनडिविजिबल है, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, वही क्या है, एटम है। और जब एटम एटम आपस में जुड़ते हैं तो एक बड़ा मैटर बनता है और उनके बीच में वॉइड भी होता है। इन एटम्स के बीच में इनफाइनाइट वॉइड होता है, स्पेस होता है। ठीक है, अब ये एटॉमिक मॉडल जब तक नहीं आया था सामने, उससे पहले अलग अलग तरीके की बातें होती थी, अलग अलग तरीके की बातें कॉस्मोलॉजी के बारे में होती थी, मैटर के बारे में होती थी, लेकिन कोई एक साइंटिफिक वो नहीं था, कोई साइंटिफिक अप्रोच नहीं थी, कोई बड़ी अप्रोच नहीं थी। अलग अलग लोगों की अलग अलग धारणाएं थी। जैसे कह देते हैं कि कोई कह देता था कि फायर से ही सब कुछ बना है, कोई कह देता था पानी से ही सब कुछ बना है, कोई कह देता था अर्थ से ही सब कुछ बना है ना। और अलग अलग जगह पे, जैसे हम यहाँ पे कह देते हैं कि पंच तत्व से बना है सब कुछ। तो वो पंच तत्व क्या है? अग्नि, जल, आकाश, पृथ्वी और एयर। 5 तत्वों की बात होती है, कहीं 4 तत्वों की बात हो जाती है। अलग अलग फिलोसोफर्स ने अलग अलग धारणाएं दी है। इन्होंने क्या कहा कि सब कुछ एटम से बना है। इनके बारे में जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है वो सेकेंडरी अकाउंट्स से मिलती है। सेकेंडरी अकाउंट्स वो अकाउंट्स होते हैं जिसमें इनके बारे में किसी दूसरे व्यक्ति ने बात करी और उसकी बातों से हमें पता चलता है कि डेमोक्रेटस क्या सोचते थे। जैसे कि एरिस्टोटल के अकाउंट्स हैं, हमें बहुत सी इंफॉर्मेशन मिलती है। एरिस्टोटल एक बहुत महान फिलोसोफर थे, आप सभी जानते हैं, जिसे हिंदी में हम अरस्तु कह देते हैं, जिनको फादर ऑफ फिलोसॉफी, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है। और कहा जाता है कि वो ऐसे व्यक्ति थे जो अपने दौर की सभी चीजों को जानते थे। उस समय तक जितना नॉलेज था दुनिया में, वो सारा नॉलेज अरिस्टोटल को था। उन्होंने सब कुछ पढ़ लिया था। उन्होंने डेमोक्रेटस को प्रेज भी किया है, कहा है कि वो नेचुरल फिलोसॉफी में बहुत कुछ उनका कंट्रीब्यूशन है, बहुत कुछ उन्होंने बातें कही। कई बार उन्होंने क्रिटिसाइज भी किया है डेमोक्रेटस की सोच को, उनके सिद्धांतों को। तो डेमोक्रेटस को सपोर्ट भी किया है और उनको क्रिटिसाइज भी किया है अरिस्टोटल ने। लेकिन उनके इन अर्लीस्ट परमाणु सिद्धांतों की वजह से और साइंटिफिक सोच की वजह से उनको वन ऑफ द फाउंडर ऑफ मॉडर्न साइंस कहा जाता है। और इनको काफी श्रेय जाता है उस चीज का कि इन्होंने बहुत कुछ काम किया उस दौर में, चाहे वो साइंस की फील्ड हो, चाहे वो एंथ्रोपोलॉजी की फील्ड हो, चाहे वो मैथमेटिक्स की फील्ड हो। ठीक है, अब इनका जन्म कब हुआ एग्जैक्ट डिटेल तो नहीं मिलती है, लेकिन इनका जो समय काल है उसमें जो सबसे सटीक जो डेट है वो मानी जाती है कि तकरीबन 460 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ। ये सोक्रेटिस से छोटे थे, सोक्रेटिस के बाद के थे। और जब ग्रीक फिलोसॉफी को हम पढ़ते हैं तो प्री सोक्रेटिस फिलोसोफर्स की बात अलग से करते हैं, सोक्रेटिस के कंटेम्परेरीज की अलग दौर में बात करते हैं, और सोक्रेटिस के बाद के जो फिलोसोफर्स हैं पोस्ट सोक्रेटिस एरा उसे कहा जाता है। सोक्रेटिस एक बहुत महान फिलोसोफर थे जिसे हम सुकरात के नाम से भी जानते हैं भारत में। उनकी भी बायोग्राफी में कवर कर चुका हूं। और कहां पे पैदा हुए उसके लिए कहा जाता है कि ये जो डेमोक्रेटस हैं ये अब्देरा नाम की जगह में पैदा हुए, जो कि थेरेस में थी, एक सिटी थी, आयोनियन कॉलोनी में थे थियोस की। और कई लोग कहते हैं कि नहीं, मिलेटस में पैदा हुए थे। दोनों जगह मैं आपको बता चुका हूं। थेरेस कहां पे था? थेरेस देखिए ये वाला जो जगह थी यहाँ पे था, और मिलेटस यहाँ पे थी। तो दोनों जगहों में काफी डिस्टेंस है, लेकिन फिर भी थी तो ग्रीक सिटी स्टेट्स ही, वहां पे ही इनका जन्म होता है। इनके टीचर और इनके एसोसिएट जिनका नाम था लुइसिपस, उनके बारे में भी बात होती है कई जगह कि वो इनके सहयोगी थे, उनके साथ इन्होंने काम किया है। इसके अलावा कहा जाता है कि एनेक्सागोरस नाम के एक और फिलोसोफर को ये जानते थे। एनेक्सागोरस इनसे पहले थे, तकरीबन 40 साल बड़े थे ये। द लेटर हैव बीन 40 ईयर यंगर देन द लेटर। ये जो है एनेक्सागोरस जो है वो 40 साल बड़े थे तकरीबन इनसे। इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने कभी शादी नहीं करी। इनके परिवार के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, लेकिन माना जाता है कि ये एक अच्छे परिवार से बिलोंग करते थे। इनकी आर्थिक स्थिति काफी सुदृढ़ थी, जिसकी वजह से इनके कई सारे कंटेम्पररी इनसे जलते भी थे, ऐसी बातें भी कही जाती हैं। क्योंकि फर्स्ट अकाउंट कोई है नहीं कि इन्होंने जो लिखा वो डायरेक्टली हमें एक्सेस नहीं होता, मिलता नहीं है। इसीलिए इनके बारे में जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो सेकंड हैंड रिपोर्ट से मिलती हैं, चाहे वो अरिस्टोटल के अकाउंट्स हो या इनके बाद के और दूसरे फिलोसोफर या हिस्टोरियंस हो, उनके अकाउंट से मिलती है। ठीक है, अरिस्टोटल ने इनके बारे में एक मोनोलॉग भी लिखा, मोनोग्राफ भी लिखा, जिसमें इनके बारे में काफी सारी इंफॉर्मेशन उन्होंने बताई कि डेमोक्रेटस ये मानते थे और डेमोक्रेटस की इस बात से मैं सहमत हूँ, इस बात से सहमत नहीं हूँ। तो डेमोक्रेटस के बारे में अरिस्टोटल ने बहुत कुछ लिखा। उसके अलावा एक व्यक्ति थे जिन्होंने ज्यादातर ग्रीक
हिस्टोरियंस, ग्रीक फिलोसोफर्स और ग्रीक मैथमेटिशियंस की बायोग्राफी को कवर किया है। उनका नाम था डायोजियन लेटेरियस। ये डायोजिनियस लेटेरियस जो हैं ये क्लासिकल एरा के एक राइटर थे, ऑथर थे। इन्होंने ज्यादातर लोगों की बायोग्राफी लिखी है। इन्होंने कहा है कि डेमोक्रेटियस ने एथिक्स के बारे में भी बात की है, फिजिक्स के बारे में भी बात की है, मैथमेटिक्स, म्यूजिक, कॉस्मोलॉजी, इन तमाम विषयों के ऊपर उन्होंने अपना अपना जो ओपिनियन है वो दिया है, अपने थॉट दिए हैं। और इनके बारे में कहा कि उनके दो वर्क, उनकी दो रचनाएं, द ग्रेट वर्ल्ड सिस्टम एंड द लिटिल वर्ल्ड सिस्टम जो है वो डेमोक्रेटियस ने लिखी। हालांकि इसके ऊपर कई बार जो है डिबेट्स आ जाती हैं कि इन्होंने ये सच में लिखा था या नहीं लिखा था, इनके गुरु ने लिखा था या इन्होंने लिखा था। तो डेमोक्रेटिस के बारे में ये सब बातें कही जाती हैं। एटम का सिद्धांत जो है उसको मैं सेपरेटली आपको बताऊंगा ही, बार बार रिपीट नहीं करने वाला यहाँ पे मैं। उसके अलावा डेमोक्रेटिस के बारे में कहा जाता है कि अपने दौर के ये वो ग्रीक फिलोसोफर थे जो कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण की तरफ ज्यादा झुके हुए थे, और कई फिलोसोफर जो थे उनकी थ्योरी जो है वो अलग तरीके की थ्योरीज थी। वैज्ञानिक तथ्य उनमें कम हुआ करते थे, उनकी वैचारिक गहनता थी, उनका डेप्थनेस थी, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण कम मिलता है इन कंपैरिजन टू डेमोक्रेटियस। ठीक है। अब डेमोक्रेटियस के बारे में इंफॉर्मेशन चाहे भले ही कम मिलती हो, लेकिन बार बार उनके बारे में अलग अलग हिस्टोरियंस ने लिखा। जैसे 5वीं शताब्दी के एक स्टोबियस नाम के एक और हिस्टोरियंस ने भी इनके बारे में बात कही है, और उन्होंने कहा है कि एक अननोन फिलोसोफर जिसका नाम था डेमोक्रेट्स। अब डेमोक्रेट्स नाम का कोई फिलोसोफर जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती नहीं है, तो कहा गया कि डेमोक्रेटियस ही डेमोक्रेटस थे। और इनके बारे में कहा कि डेमोक्रेटियस जो थे उन्होंने एटोमिज्म के साथ साथ एथिक्स की भी बात करी, और एथिक्स को एटोमिज्म के साथ जोड़ा। इस तरीके की बातें कही जाती हैं। 5वीं शताब्दी तक इनके बारे में बात होती थी। उसके अलावा डेमोक्रेटियस के बारे में कहा जाता था कि इनके दौर के जो इनके कंटेम्परेरी फिलोसोफर्स थे वो इनको ज्यादा पसंद नहीं करते थे, वो इनको इग्नोर करते थे। एथेंस में जो फिलोसोफर्स थे उस दौर में वो इनसे जलते थे, क्योंकि ये प्रोस्पेरस थे, इनके पास पूंजी थी और ये आगे बढ़ रहे थे अपने काम में। तो कई लोग इनसे नफरत करते थे और इनसे वो चाहते नहीं थे कि ये ज्यादा सफल हों, इंक्लूडिंग प्लेटो जिनको द फिलोसोफर कहा जाता है, महान फिलोसोफर प्लेटो, जो कि सोक्रेटिस के शिष्य थे और एरिस्टोटल के गुरु थे, वो भी इनसे जलते थे। और प्लेटो ने ओपनली ये डिजायर किया था, कहा जाता है कि डेमोक्रेटिस का सारा काम जो है वो जल के राख हो जाए। इस तरह से जलते थे प्लेटो डेमोक्रेटिस से। लेकिन प्लेटो के ही शिष्य एरिस्टोटल ने डेमोक्रेटिस के काम को फॉलो किया, उसको समझा और उसे बहुत बार मेंशन भी किया अपने वर्क्स में, अपने काम में, अपनी लिखित जो चीजें हैं उनके अंदर, की डेमोक्रेटिस की ये सोच थी। भले ही वो उससे बहुत बार असहमत होते थे, उनको क्रिटिसाइज करते थे, लेकिन उन्होंने डिस्कस जरूर किया है, उनके बारे में चर्चा जरूर करी है। अब इन्होंने किस तरीके की एटॉमिक थ्योरी दी थी, परमाणु सिद्धांत क्या था इनका, तो इनका जो एटॉमिक मॉडल है वो इतिहास का पहला एटॉमिक मॉडल माना जाता है ज्यादातर जगहों पे। उन्होंने कहा कि अगर एक स्टोन को तोड़े, अब मैं इसको थ्योरी की बजाय आपको ऐसे ही बता देता हूं कि अगर एक स्टोन को तोड़ा जाए और वो दो भागों में बट गया, तो दोनों स्टोन को आप देखेंगे कि उनके अंदर जो प्रॉपर्टीज हैं वो उस पुराने बड़े स्टोन के वैसी ही प्रॉपर्टीज हैं। कि मान लो जो ये इस स्टोन को तोड़ा है और ये दो भागों में बट गया, इसमें और इसमें दो भागों में बट गया। दो भागों में जब ये बट गया तो ये पत्थर और ये पत्थर, इन तीनों की प्रॉपर्टीज एकदम सेम है। तोड़ने के बाद भी कुछ नहीं बदला। उसके बाद इसको और तोड़ दिया गया, तोड़ते रहे और लास्ट में एक स्थिति ऐसी आई कि उससे आगे वो टूट नहीं रहा, वो इंडिविजिबल हो गया, उससे आगे उसे तोड़ा नहीं जा सकता। और जब तोड़ा नहीं जा सकता तो वो हो गया इंडिविजिबल, और उसी को कहा जाता है एटम। एटम का मतलब ही ग्रीक भाषा में होता है इंडिविजिबल, जिसे आगे तोड़ा नहीं जा सकता, विभक्त नहीं किया जा सकता। तो ये बात इन्होंने कही कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उसका मूलभूत कण क्या है, उसका बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, वो है एटम। ये बात इन्होंने उस दौर में कह दी थी। ठीक है। और इन्होंने ये भी कही कि हर एक जो एटम होता है उसकी शेप अलग होती है, उसका साइज अलग अलग होता है, और जब वो आपस में जुड़ते हैं तो उनके बीच में वॉइड भी रह जाता है। क्योंकि मान लीजिए ये एक बड़ी साइज का एटम है A1, ये है A2 छोटी साइज का, एक छोटा तीसरा है A3। जब ये तीनों आपस में जुड़ेंगे तो इनके बीच में वॉइड रह जाता है।
तो वो वॉइड डिपेंड करता है कि हर एक पदार्थ में अलग अलग वॉइड रहता है, अलग अलग डिस्टेंस उसमें रह जाती है। ये जो एटम्स हैं ये आपस में जुड़ते हैं, टकराते हैं, बाउंड होते हैं और ज्वाइन हो जाते हैं, और उसके बाद बनती है कॉम्प्लेक्स शेप और मैटर बनते जाते हैं अलग अलग तरीके की। ये बातें इन्होंने कही, ठीक है। हालांकि इनकी इस थ्योरी को एरिस्टोटल ने रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि हर एक चीज एटम से बनी है। एरिस्टोटल का क्या मानना था? एरिस्टोटल का मानना था कि जो चीजें हैं, जो मैटर है, वो 4 एलिमेंट से बना है, अर्थ, एयर, फायर एंड वाटर, 4 चीजें। अगर इसमें आकाश जोड़ दें तो भारतीय जो सैद्धांतिक फिलोसॉफी है उसका वो बन जाएगा पंचतत्व, ठीक है, 5 बेसिक एलिमेंट्स। एरिस्टोटल का मानना था कि इन 4 कणों से बना है। डेमोक्रेटस का मानना था कि एटम से सब कुछ बना है। अब एरिस्टोटल चाहे कितने भी महान वैज्ञानिक रहे हों, लेकिन यहाँ पे देखिए डेमोक्रेटस की इस बात को आप खारिज कर सकते हैं कि एटम की बात, एटम की जो सिद्धांत है वो आज के समय आप पढ़ते ही हैं। तो डेमोक्रेटस की बात सही थी, भले ही एरिस्टोटल ने इसको रिजेक्ट किया हो। अब इन्होंने कहा कि एवरीथिंग मेड अप एटम्स एंड दीज एटम्स आर फिजिकली इंडिविजिबल। इनको फिजिकली डिवाइड नहीं किया जा सकता, इनके बीच में स्पेस होती है, एटम्स को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, और ये एटम्स जो हैं वो हमेशा परपेचुअल मोशन में रहते हैं, और इस तरीके की बातें कही। इनके बीच में इनफाइनाइट स्पेस रहता है, अलग अलग शेप और अलग अलग साइज को डिसाइड करने के हिसाब से चीजें होती हैं। जैसे इन्होंने कहा कि आयरन जो कि एक बहुत ही कठोर वो है, धातु है, मैटर है, उसको फॉर्म करने वाले जो एटम्स होते हैं वो हार्ड होते हैं। पानी के जो एटम्स होते हैं वो स्लिपरी और स्मूथ होते हैं। फायर के जो है वो शार्प और लाइट होते हैं। गैस के जो है वो विरलिंग और लाइट होते हैं। तो देखिए, वाटर के स्लिपरी बताए हैं, आयरन के एकदम स्ट्रॉन्ग हैं। तो इस तरीके से इन्होंने क्या कहा था कि इस तरीके से एटम्स होते हैं। हालांकि डाल्टन ने बाद में सिद्धांत दिया था, जब डाल्टन का परमाणु मॉडल, जिसमें बहुत सारी कमियां थी आगे भी। अब डेमोक्रेटस के मॉडल में भी कमियां थी, डाल्टन में भी थी, जे थॉमसन में भी थी, रदरफोर्ड में भी थी, लेकिन जो जो परमाणु मॉडल आगे विकसित हुए ये तो 19वीं शताब्दी में विकसित हुए हैं। यहाँ पे इन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इनके बीच में एनर्जी होती है जिसकी वजह से इनके बीच में बॉन्ड बनते हैं और ये एटम्स आपस में जुड़ते जाते हैं। ये सिद्धांत आगे चल के आया। तो इनके मेंटर्स के तौर पे एपिक्यूरस और लिसिपस के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने भी इस एटॉमिक मॉडल के ऊपर काम किया था, लेकिन इसके ऊपर ज्यादा जो व्यूज हैं वो आगे चल के डेमोक्रेटस ने दी, और डेमोक्रेटस ने इसके ऊपर डिटेल में बात करी। तो इसलिए डेमोक्रेटस को ज्यादा श्रेय जाता है एटॉमिक थ्योरी को देने का। Democritus is the one of the who elaborated and illustrated that concept and made people aware of it। ये जो सिद्धांत है एटोमिज्म का, एटॉमिक थ्योरी का, इसको इन्होंने इलेबरेट किया, इस कॉन्सेप्ट को पब्लिक किया और इसको पॉपुलराइज किया, ताकि लोग समझ पाएं कि मैटर कैसे बनता है, कॉस्मोलॉजी कैसे है, अर्थ क्या है। इन तमाम चीजों को समझने के लिए मैटर समझना पड़ेगा, और मैटर को समझने के लिए एटम समझना पड़ेगा। ये बात कही, जिसकी वजह से इसका प्रभाव आने वाले तमाम फिलोसोफर्स पे पड़ा, उस दौर के और बाद के दौर के। ठीक है, अब इन्होंने कह दिया कि हर एक मैटर के साइज, शेप वगैरह सब कुछ अलग अलग होते हैं, और वो कैसे जुड़ते हैं उसकी बात भी इन्होंने अपने हिसाब से करी। भले ही उसमें डिफरेंस था, उसके जो मेथड और कॉन्सेप्ट थे वो बहुत अप्रोप्रिएट थे और बहुत ज़्यादा सिमिलर थे आज के जो फिजिसिस्ट हैं जिन्होंने एटॉमिक थ्योरीज के ऊपर काम किया, उनसे काफ़ी जुड़ते मिलते जुलते हैं। भले ही आज के जो मॉडल हैं वो बहुत अलग भी हों, जैसे चाहे वो डाल्टन ने मॉडल दिया हो, चाहे डाल्टन ने ये मॉडल देखिए 1803 में दिया, ये 400 बीसी में दिया है, 400-500 बीसी में दिया है, डेमोक्रेटस ने 400 बीसी में दिया ना, मैंने पहले 500 बोल दिया था। जे थॉमसन ने दिया प्लंक पुडिंग मॉडल, जिसमें कहा कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो ऐसे विभक्त रहते हैं पुडिंग की तरह, तरबूज में जैसे बीज होते हैं वैसे। फिर रदरफोर्ड ने दिया और कहा नाभिक की खोज करी, न्यूक्लियस की खोज करी, कहा कि इसमें प्रोटॉन सेंटर में रहते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। फिर नील्स बोर ने कहा कि चक्कर तो लगाते हैं लेकिन कक्षाओं में लगाते हैं, ऑर्बिट्स में लगाते हैं, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, ऐसे करके वो ना 1s 2s, फिर 2s 2p है ना, 3s 3p 3d, ये वाले आपने इलेक्ट्रॉन्स को भरने की, कक्षाओं में भरने के फॉर्मूलेस पढ़े होंगे ना, कॉन्फ़िगरेशन फॉर्मूलास। उसके अलावा इरविन श्रोडिंगर ने एक और मॉडल दिया था 1926 में। तो कई सारे परमाणु सिद्धांत हुए और इनको एटॉमिक मॉडल्स की हिस्ट्री के तौर पे आप देख सकते हैं, जिसमें सबसे पुराना मॉडल किसका है, डेमोक्रेटस का है। अब डेमोक्रेटस के समय पे ना तो चीजों को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी थे, ना ही चीजें ऐसी थी। सूक्ष्मदर्शी वगैरह जब आए, चीजों को देखा गया और प्रयोग किए गए, तो धीरे धीरे चीजें और ज्यादा क्लियर होती चली गई।
और इन्होंने उस परिकल्पनाओं को उस दौर में अपने सिर्फ आंखों से और अपने जो उस समय के उन्होंने जो भी प्रैक्टिकल किए होंगे उस हिसाब से कहा। तो ये डेमोक्रेटिस का मॉडल था कि ऑल मैटर इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल कॉल्ड एटम्स। इन्होंने इस बात को उस दौर में कह दिया। बाद में चीजें जो है वो बदलती गई और 19वीं 20वीं शताब्दी में एटम के ऊपर और ज्यादा जब रिसर्च हुई तो बहुत सारे मॉडल्स जो है वो डेवलप हो गए। ठीक है, फिर इस मॉडल को देखिए, आप कहेंगे कि 400 ईसा पूर्व में जो मॉडल आया उसके बाद सीधा 19वीं शताब्दी तक क्या इसके ऊपर बात ही नहीं हुई? ऐसा नहीं कि बात नहीं हुई। फर्स्ट सेंचुरी में एक और फिलोसोफर थे जिनका नाम था ल्यूक्रेटियस। इन्होंने, जो कि रोम से आते थे, रोम से बिलोंग करते थे, इन्होंने भी साइंटिफिक रिवॉल्यूशन के दौरान इस मॉडल को पॉपुलराइज किया था और कहा था कि देखिए डेमोक्रेटियस ने जो कहा था वो बात सही है, और वो भी इस बात को मानते थे। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप जानते हैं कि साइंस का बंटाधार हुआ और यूरोप में आप जानते हैं कि एक डार्क एज आई। डार्क एज के दौरान क्रिश्चियनिटी में बहुत सारे साइंटिस्ट्स को जो है प्रोसिक्यूट किया जाता था, उनका शोषण किया जाता था और साइंटिफिक थ्योरीज को प्रेजेंट करने से रोका जाता था और उनको कहा जाता था कि ये तो एंटी रिलीजन है, धर्म के खिलाफ है, क्रिश्चियनिटी के खिलाफ है, और ये सब चीजें उस दौर में चलती आ रही थी, ये बातें हो रही थी। और जब ये सब चीजें होती थी तो बहुत से लोग इन रिसर्च को आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाए। ठीक है, और ये जो सिद्धांत दिए एटॉमिक मॉडल, इसकी वजह से आप जानते हैं कि कॉस्मोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी को समझने के जो तरीके थे, लोगों के नजरिए थे, उनके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा। बहुत ज्यादा रीजनिंग डेवलप हुई कि सच में सब कुछ अगर एटम से बना है तो जो अलग अलग धारणाएं थी, रिलीजियस फिलोसॉफीज थी, उनको इसने काफी हिट किया। उनको एक तरह से दकियानुसी बातों को इन्होंने दरकिनार किया। ठीक है, अब जो है मैथमेटिक्स में भी बात होती है। मैथमेटिक्स में भी इन्होंने काम किया। आर्किमिडीज को आपने पढ़ा होगा, आर्किमिडीज के सिद्धांत भी पढ़े होंगे। आर्किमिडीज ने कहा कि डेमोक्रेटियस ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने ये कहा कि कोन और पिरामिड जिनके सेम बेस एरिया हो और सेम हाइट हो, उनका जो वॉल्यूम है वो 1/3 होता है सिलेंडर और प्रिज्म से। अब कैसे, आप देखिए रेस्पेक्टिवली। आप यहाँ पे ये देखते हैं, ये कोन है, कोन का वॉल्यूम कितना है? BH। बी मतलब एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। अब सब की यहाँ पे जो जो चीजें आपको नजर आ रही हैं, पिरामिड नजर आ रहा है, प्रिज्म नजर आ रहा है, सिलेंडर नजर आ रहा है, और ये एक ट्रायंगुलर पिरामिड नजर आ रहा है। इनको देखिए आप, आपने फॉर्मूले भी पढ़े होंगे कि कोन का वॉल्यूम कितना होता है? बेस का एरिया इंटू हाइट होता है, और ट्रायंगुलर पिरामिड का कितना होता है? 1/3 इंटू BH होता है। तो वॉल्यूम देखिए 1/3 हो गया ना। इधर आप पिरामिड का देखिए कि BH, इनका बेस B, कैपिटल B दे रखा है, यहाँ पे अलग अलग है, सबका B हो मान लीजिए, तो क्या दिक्कत है आपको? तो सिलेंडर का जितना अगर वॉल्यूम होगा ना, उसका 1/3 होगा कोन का। ठीक है, अगर इसको अगर ऐसे बना दिया जाए अंदर का एरिया, तो 1/3 होगा। ये B अलग है, ये B अलग है। अगर ये बेस एरिया और ये हाइट अगर दोनों की सेम हो तो 1/3 इंटू ये स्मॉल BH, ये हो जाएगा इसका और इसका। तो इस तरह की चीजें उस दौर में इन्होंने कह दी थी। मैं आपको यहाँ पे मैथ्स नहीं पढ़ाने वाला हूँ कि आपको ऑलरेडी पता है कि कोन का वॉल्यूम कितना होता है, सिलेंडर का कितना है, लेकिन इस तरीके की बातें उस दौर में इन्होंने कह दी थी और ये चीजें उन्होंने बता दी थी। ठीक है, प्लूटार्च एक और जो हिस्टोरियन हुए हैं, ग्रीक हिस्टोरियन, उन्होंने क्या कहा कि डेमोक्रेटियस का वर्क जो है वो क्रॉस सेक्शन ऑफ कोन के ऊपर भी था, उसके ऊपर भी इन्होंने काम किया था। तो कोन के ऊपर, सिलेंडर के ऊपर, प्रिज्म, पिरामिड, इन चीजों के ऊपर डेमोक्रेटियस ने काम किया। और डेमोक्रेटियस ने ये कहा कि देखिए क्रॉस सेक्शन जो होता है कोन का, क्रॉस सेक्शन जो एरिया है, ये जो राउंडेड एरिया है, ये किस तरीके के साइड है? ये स्लाइड्स होता है, स्लाइड होता है, नीडी स्टेप लाइक होता है। स्टेप लाइक मतलब ऐसे ऊपर चढ़ते जाते हैं, तो देखिए ऐसे हो जाता है ना, रेदर देन बीइंग शेप लाइक सिलेंडर। सिलेंडर जैसा नहीं होता, सिलेंडर का कैसा होता है? ऐसा होता है। ठीक है, तो इस तरीके की बातें, इस तरीके की थ्योरी दी थी इन्होंने उस दौर में। हालांकि आज के समय तो ये बहुत ही आपको नॉर्मल और बेसिक सी चीजें लगती हैं, लेकिन 400 ईसा पूर्व में ये बातें बेसिक नहीं थी। एंथ्रोपोलॉजी के ऊपर भी बात करी। एंथ्रोपोलॉजी मतलब ह्यूमन जो रेस है, इंसानी रेस जो है, इंसान को एंथ्रो कहा जाता है। तो एंथ्रोपोलॉजी मतलब इंसान की स्टडी, उसने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कैसे डेवलप किया खुद को, कैसे डेवलप हुआ, ह्यूमन बीइंग कैसे डेवलप हुए। तो इसके ऊपर उन्होंने बात करी है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कैसे हुए हैं। ठीक है, तो इन्होंने साइंटिफिक व्यू दिया उसको भी। ऐसा नहीं कि जैसे एक हेसियड नाम के एक
प्राचीन इनके कवि हुए जिन्होंने कई सारी पोइट्रीज लिखी और माइथोलॉजिकल पोइट्रीज उन्होंने लिखी थी। तो हेसियड ने क्या कहा था कि पहले के समय पे इंसान बहुत ही ज्यादा क्या हुआ करता था, मॉडर्न हुआ करता था, आधुनिक हुआ करता था, और उसके समय इंसान जो है उसका गोल्डन पीरियड चल रहा था। बड़े बड़े विशालकाय शरीर हुआ करते थे, ज्यादा सुपीरियर हुआ करते थे, ज्यादा अक्लमंद हुआ करते थे, ज्यादा बड़े योद्धा हुआ करते थे। इस तरीके की बातें हेसियड ने कहा। और उसके बाद कहा कि अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि डिक्लाइन हुआ और हम वैसे नहीं रहे। तो उन्होंने हरक्यूलिस जैसे योद्धाओं के ऊपर पोएट्री लिखी और इस तरीके की बातें करी, जो कि आप कह सकते हैं कि माइथोलॉजिकल स्टोरीज थी वो पोएट्री की फॉर्म में। लेकिन डेमोक्रेटियस ने क्या कहा कि देखो ऐसा कुछ भी नहीं है कि पहले हम बहुत ज्यादा डेवलप थे, अचानक से हमारा पतन हो गया और हम कमजोर हो गए, हम दिमागी रूप से कमजोर हो गए और हमारा डिक्लाइन हो गया। नहीं, उन्होंने कहा कि ह्यूमन लाइफ वाज ओरिजिनली लाइक दैट एनिमल्स। हम पहले जानवरों की तरह ही रहते थे, हमारी जिंदगी का कोई पर्पस नहीं था, हम सिर्फ सर्वाइवल के लिए रह रहे थे। ये तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ग्रेजुअल डेवलपमेंट हुआ है हमारी ह्यूमन कम्युनिटीज में, अलग अलग पर्पस के लिए, सरवाइव करने के लिए, खाने के लिए, फिर लैंग्वेज का हुआ, क्राफ्ट हुआ, एग्रीकल्चर, ये चीजें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप हुई हैं। कैसे कि आप हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन बीइंग्स जानते ही होंगे, ह्यूमन कैसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसका कैसे ट्रांजिशन हुआ, कैसे डेवलपमेंट हुआ, शारीरिक मानसिक रूप से कैसे डेवलप हुआ वो। तो एंथ्रोपोलॉजी में इन्होंने कहा कि पहले इंसान जो है वो अनार्की की रहते थे, एनिमल की तरह रहते थे, उनके पास कोई पर्पस नहीं था, वो ऐसे ही घूमते फिरते रहते थे, आदि मानव जिनको कहा जाता है। और वो क्या करते थे, शिकार किया करते थे। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनको वाइल्ड एनिमल्स से खतरा लगने लग गया, तो वो साथ में रहने लग गए, सोसाइटी का कॉन्सेप्ट आया। शुरुआती समय में लोगों के पास कोई भाषा भी नहीं थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे उनको लगा कि एक दूसरे को कोई चीज समझानी है तो हमें कुछ बेसिक ऐसे एक्सप्रेशंस या कुछ ऐसे साइन लैंग्वेज को क्रिएट करना पड़ेगा जिससे चीजों को हम समझ पाए। तो धीरे धीरे एक्सप्रेशंस बनने लग गए, साइन लैंग्वेज बनने लग गई, फिर सिंबल्स बनने लग गए, और धीरे धीरे लोग एक दूसरे को समझने लग गए कि एक व्यक्ति दूसरे को क्या कहना चाहता है। उसके बाद भाषा का डेवलपमेंट हुआ, लैंग्वेज का डेवलपमेंट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हुआ, ये चीजें हुई। और ये कहा कि शुरुआती जो ह्यूमन बीइंग्स थे वो बहुत ज्यादा लेबोरियस तो थे। लेबोरियस क्यों थे? क्योंकि उनको शिकार करना होता था, सर्वाइवल के लिए जीना होता था, और उनके पास संसाधन नहीं थे। ना तो उनके पास कोई घर था, ना कपड़े थे, ना डोमेस्टिकेशन था, ना आग थी, ना फार्मिंग थी। तो उनके जीवन में कोई यूटिलिटी नहीं थी, उनको सिर्फ सर्वाइव करना था, जिंदा रहना था, और जिंदा रहने के लिए उनको शिकार करना था, और उनको धूप, छांव, बरसात, इन सब से बचने के लिए अपने आप को किसी भी तरीके से ऐसा काम करना पड़ता था, छिपना पड़ता था। तो उनकी जिंदगी बहुत ही कठिन थी, बहुत ज्यादा कठिन थी, क्योंकि उनके पास संसाधन नहीं थे। लेकिन चीजें ऐसी हुई कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंसान गलतियां करता रहा, सीखता रहा, ट्रायल होते रहे, चीजें ट्रायल एंड एरर वाला फेज आया कि ये चीजें करे, और फिर आग का आविष्कार हुआ, पहिए का आविष्कार हुआ, ये सब चीजें हुई है ना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन बीइंग्स में हम चीजें जानते ही है ना कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे करके डिस्कवरीज होती चली गई, और आज भी डिस्कवरीज होती ही है ना, हर चीज की नई नई चीजें डिस्कवर करते हैं। तो जब इंसान का माइंड कीननेस की तरफ होता है, जिज्ञासु होता है, नई चीजें जानना चाहता है, तो धीरे धीरे कीननेस ऑफ माइंड की वजह से नए नए आइडियाज का जन्म होता रहा और नई नई चीजों का डेवलपमेंट होता रहा। इस तरीके से उन्होंने एंथ्रोपोलॉजी को समझाया, जो कि बिल्कुल प्रॉपरली एक साइंटिफिक अप्रोच है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण है ह्यूमन बीइंग की हिस्ट्री को जानने के लिए। उसके बाद इन्होंने सोल और नेचर ऑफ लिविंग थिंग्स के ऊपर भी बात करी। उन्होंने कहा कि देखिए, साइके नाम के एक टर्म का उन्होंने यूज किया, साइके। साइके को उन्होंने इस तरह से डिस्क्राइब किया कि हमारी सभी ह्यूमन बीइंग्स में और सभी जो एनिमल्स हैं या कोई भी जो है जानवर या इंसान, उसके अंदर एक साइके होता है जो कि आपको कैरी फॉरवर्ड करता है सभी फंक्शंस को करने के लिए, कि आपको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, इस तरह से आपका जीवन आगे चलेगा। अंदर तो कोई उसे आत्मा कह देता है, और हमारा माइंड जो है, उस माइंड को भी अंदर से कोई ना कोई चीज मैनेज कर रही होगी, तो उसको सोल कह देते हैं। इन्होंने साइके कहा। अरिस्टोटल ने इनके बारे में कहा है कि डेमोक्रिटस का ऐसा मानना था कि सोल जो है, जो आत्मा जो है, वो भी एक स्पेशल टाइप के एटम्स से बनी है। सोचिए, ये बात ध्यान रखिएगा, किसी ने ऐसी बात और किसी ने कही है क्या? मेरे को ध्यान नहीं है, कि मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, मैंने जितने अभी तक फिलोसोफर्स को पढ़ाया है आपको, कि उसमें डेमोक्रिटस ही ऐसा कहते हैं कि आत्मा भी एटम से बनी है। और ये जो एटम है, ये फायर एटम्स हैं, आग के एटम है, और उससे बनी है। क्यों?
कि इनका मानना था कि देखिए जो लाइफ है वो हीट से एसोसिएट है और जो स्फेरिकल फायर एटम्स हैं वो इजीली मोबिलाइज हो जाते हैं और उससे सोल बनती है और उससे मोशन होता है। तो हमारी बॉडी के अंदर एक फायर एटम से बनी हुई सोल जो है वो ट्रेवल कर रही है और वही साइके है, वही हमारे जीवन को चला रही है, हमें कंटिन्यूअसली फंक्शन करने के लिए मोटिवेट कर रही है और हमें बेसिकली अंदर वही है, उसी के पास सब कुछ कंट्रोल है। इस तरीके से चीजों को उन्होंने देखा। एक बात उन्होंने और यहाँ पे इंडिकेट किया, उनके इंटरप्रिटेशन से हमें लगता है कि डेमोक्रेटिस का ये मानना बिल्कुल भी नहीं था कि मृत्यु के बाद भी सोल जो है वो सरवाइव करती है। उनका ये मानना था कि जीवित इंसान में ही सोल होती है, जीवन के बाद ना कोई सोल और ना ही कोई उसका औचित्य, क्योंकि वो उसको किस तरह से देखते थे, एक एटम की संरचना के तौर पे देखते थे। ठीक है, तो एटम्स जो हैं वो फिजिकल मूवमेंट करते हैं, एक तरफ से दूसरी डायरेक्शन में मोशन करते हैं, आत्मा भी हमारे शरीर में उसी तरीके से मोशन करती है, ऐसा मानना था। हालांकि हिस्टोरिक रिपोर्ट्स इस चीज का पूरी क्लेम नहीं करती हैं कि ये बात पे उन्होंने ऐसा ही बोला कि आत्मा मृत्यु के बाद उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहता, लेकिन उनके इंटरप्रिटेशन से ये ऐसा ही लगता है। मेटेरियलिस्टिक थ्योरीज और थ्योरिस्ट का ये प्रपोजल जो था, जिसको डेमोक्रेटिस ने इस तरह से प्रपोज किया कि आत्मा जो है वो भी कणों से बनी है, एक तरीके से एटम से बनी है और सब कुछ एटम से ही बना है, चाहे वो आत्मा हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे वो मैटर हो, सब कुछ एटम से बना है। हर एक चीज जो दिखती है हमें, उसका मूलभूत कण क्या है, एटम है। अब इंसानों की पौधों के लिए जो मूलभूत कण है, जो मूलभूत इकाई है, उसको हम कोशिका बोल देते हैं, लेकिन उन्होंने एटम के तौर पे ही उसको देखा कि एटम, एवरीथिंग इज मेड बाय एटम्स। ओके, लेकिन इससे एक चुनौती इनके सामने पेश हुई कि देखिए एग्जिस्टेंस का जो सवाल है उसका एक्सप्लेन करना इससे कठिन रहा और रिप्रोडक्शन के बाद जो नई बॉडी, जो नया जन्म लेता है, चाहे वो एनिमल हो चाहे ह्यूमन बीइंग, उसमें भी आत्मा होती है। वो आत्मा का संरचना उसमें कैसे होता है और कैसे उसका मैन्युफैक्चरेशन होता है, कैसे बिल्डअप होता है कि कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो वो एटम्स ऐसे कैसे डेवलप होते हैं कि वो बच्चा बड़ा होता है। बच्चा अचानक से ऐसे कैसे नहीं बना कि बाहर ही क्या एटम्स आपस में जुड़ते चले गए और एक ह्यूमन बीइंग बन गया। इस तरीके की बातें भी तो कोई सवाल कर ही सकता है उनसे। तो उसके लिए उन्होंने एक अलग धारणा दी और धारणा कही कि देखिए रिप्रोडक्शन के लिए उन्होंने क्या कहा कि जब दो, एक मेल और फीमेल आपस में जुड़ते हैं और बेसिकली उनके बीच में रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है, तो दोनों जो है वो सीड बनाते हैं, वो बीज बनाते हैं, जिससे नया एनिमल या नया ह्यूमन बीइंग जो है उसका ग्रो होगा। और उसमें दोनों का पार्टिसिपेशन होता है, मेल का भी और फीमेल का भी पार्टिसिपेशन होता है। और वो जो सीड है वो जो है डेवलप होता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उस विमेन की वॉम्ब में। और पेरेंटल कैरेक्टरिस्टिक, अब जो बच्चा जो बाहर आएगा, जो बड़ा होगा, उसके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक होंगे, जो इनहेरिट करेगा, वो उसके ऊपर डिपेंड करेंगे कि उसमें उसके मदर या फादर में किसका जो जीन है या किसका जो मटेरियल है, किसका जो एटम है वो ज्यादा डोमिनेटिंग है। जिसका ज्यादा डोमिनेटिंग होगा वो बच्चा उसी के जैसा बनेगा। ये बात इन्होंने कही और ये कहा कि जेंडर जो है वो भी उसी से डिटरमाइन होगा कि जो ये सीड बना है उसमें कौन सा जो जेनाइटल है, मेल या फीमेल, किसका जो है डोमिनेशन ज्यादा है उस दौरान। ये बात इन्होंने कही। ये इन तरीके का ऑटोमिक वर्ल्ड व्यू था इनका। हालांकि ये जो बात है ये पूरी तरह से आज के साइंस को ध्यान में रखते हुए कंप्लीटली ट्रू नहीं है, लेकिन उस दौर में इन्होंने इस तरीके की बातें कही। ह्यूमन बीइंग्स ओरिजिनेट फ्रॉम द अर्थ। उनका ये मानना था कि ह्यूमंस जो है वो ओरिजिनेट कहां से हुए, तो बोले सबसे पहला वाला इंसान कहां से बना। उनका मानना था अर्थ से बना। हालांकि आप जानते हैं कि जब बाद में इसके ऊपर बहुत सारी चीजें हुई, जिसमें आप जानते हैं ओरिजिन ऑफ स्पीसीज की बात होती है, चार्ल्स डार्विन का सिद्धांत और ये सब चीजें हैं कि कैसे कैसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप हुए हैं। तो उसमें कई अलग अलग थ्योरीज हैं, वो अलग अलग साइंस की में अलग अलग चीजें हैं, लेकिन 400 BCE में ये बातें इन्होंने कह दी थी। ठीक है, व्हाट ऑटोमिस्ट successfully argued that the simple framework of atoms and void could explain difference in observable world and produce orderly effect from disorderly atomic collisions। बात ये बेसिकली कि जो इन्होंने ये भी कहा कि जो आपको दिख रहा है इन आंखों से,
सब चीजें जो हैं उनको समझने के लिए इस एटॉमिक मॉडल और वॉइड को आपको कंप्लीटली समझना पड़ेगा। और कई चीजें जो है वो इंटरनली भी होती हैं, जैसे कि वोम्ब में बच्चे का डेवलप होना ओवर द टाइम पीरियड ऑफ टाइम, जब बच्चा जन्म लेता है उससे पहले वो अंदर डेवलप होता ही है ना एक नवजात के तौर पर। तो वो जो चीजें आपको दिखती नहीं है, लेकिन इन्होंने आर्ग्यू किया कि वो भी ऐसे ही काम करती हैं जैसे कि बाहर एटम्स काम करते हैं, कोलाइड करते हैं, जुड़ते हैं आपस में, वैसे ही जो है बच्चा भी अंदर ऐसे ही डेवलप होता है। तो इस तरीके से इन्होंने आर्ग्यू किया इस चीज को, जब इनके सामने ये चुनौती आई कि रिप्रोडक्शन के बाद बच्चा कैसे जन्म लेता है, एग्जिस्टेंस के सवाल के ऊपर बात हुई कि सबसे पहले ह्यूमन बीइंग कैसे डेवलप हुए होंगे। अगर डेमोक्रेटिस ये कहते हैं कि सब कुछ एटम से ही बना, तो वो एटम्स जुड़ जुड़ के हमें तो नहीं नजर आ रहे कि अचानक से कोई एटम जुड़ते जुड़ते वहां पे एक इंसान का जन्म हो गया, कि देखा कि कल पहाड़ पे कुछ नहीं था, वहां पे एटम्स थे, कण थे, और अचानक से एक ह्यूमन बीइंग डेवलप हो गया। तो इस तरीके की बात सवाल तो करते हैं, तो कर ही सकता है कोई। तो उन चीजों को क्लियरिफाई करने के लिए, जवाब देने के लिए इन्होंने ये थ्योरी दी कि दोनों मेल एंड फीमेल जो है उस सीड में, उस बीज में जो जिससे बच्चे का जन्म होता है उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। जिसका ज्यादा डोमिनेटिंग होता है वैसा ही उसका जो है कैरेक्टरिस्टिक हो जाता है, उसी तरह से वो इनहेरिट करता है, उसी तरीके से उसका जेंडर भी डिसाइड होता है। और सबसे पहले ह्यूमन बींग्स जो है वो अर्थ से ही ओरिजिनेट हुए, ये भी इनका मानना था, जो कि बात जो है आज के समय वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सही पूरी तरह से नहीं है। आप जानते हैं ये बात। थ्योरी ऑफ नॉलेज, क्या किस तरह से इन चीजों को मानते थे कि भाई कोई भी नॉलेज है उसका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, कैसे। तो इनका मानना था कि पिक्चराइजेशन जो है ना, तस्वीर, जिन चीजों को आप देखते हैं ना, विजुअल्स, वो बहुत महत्वपूर्ण है। डेमोक्रेटियस का भी और ल्यूसिपस का एक व्यू था कि थॉट एज वेल एज सेंसेशन आर कॉज्ड बाय इमेजेस इंपाइनिंग ऑन द बॉडी फ्रॉम आउटसाइड। बाहर से जो जो चीजें देखते हैं, विजुअल्स आप देखते हैं, उसका प्रभाव आपके विचारों पे और आपके सेंसेशन पे पड़ता ही पड़ता है, आपकी संवेदना पे पड़ता ही है। उसकी वजह से हमारे दिमाग में एक परसेप्शन जो है वो डेवलप होता है हर चीज को देखते हुए। तो हम कहते हैं ना कि आंखों देखी, बहुत लोग कहते हैं ना कि आंखों देखी बात गलत नहीं हो सकती, लेकिन कई बार हो भी जाती है। कही जाते हैं ना कि कई बार आंखों देखी और कानों सुनी भी बात जो है वो गलत हो सकती है, क्योंकि वो परसेप्शन उसकी वजह से क्रिएट हो सकता है। और एक फिलोसॉफी का एंगल होता है जिसमें होता है कि वट एवर यू फील, वट एवर यू एक्सपीरियंस बाई योर सेंसेस, आपकी इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां हैं, जो आप फील करते हैं, जो आप देखते हैं, जो आप सुनते हैं, जो आप टच करते हैं, ये जो चीजें आपकी काम करती हैं ना, जिसकी वजह से आपका एक्सपीरियंस डेवलप होता है, उससे आपका परसेप्शन बनता है, वो भी एक एंगल है। तो इन्होंने उसके लिए कहा कि जो चीजें आप आउटसाइड वर्ल्ड में देखते हैं, जो इमेजेस आप देखते हैं, उसका आपके दिमाग पे बहुत प्रभाव पड़ता है और उसी से आपके परसेप्शन डेवलप होते हैं। लेकिन डेमोक्रेटियस को इस चीज से ये भी लगा कि उसकी वजह से एपिस्टोमोलॉजिकल प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। एपिस्टोमोलॉजिकल मतलब ज्ञान मीमांसा की जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट हो सकती है, कि लोग कहें कि क्या सोर्स का सिर्फ और सिर्फ एक ही माध्यम है, इमेज, विजुअल्स, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो ये जो ज्ञान मीमांसा की बात है, जिसमें है कि हर चीज जो है सेंस के एक्सपीरियंस से ही ड्राइव होती है, उसी से परसेप्शन बनता है। इसको इन्होंने इस तरह से कहा कि देखिए ठीक है, सेंसेस से बहुत सी चीजें होती है, देखने से बहुत सी चीजें होती हैं, लेकिन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से आप चीजें जो देखते हैं वो ठीक है, लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको आप डायरेक्टली उनके एग्जिस्टेंस में आने तक और उनके इंटरनल प्रोसेस को नहीं देख सकते। बाहरी आवरण को आप देख सकते हैं। वो कहते हैं ना, हर पीली दिखने वाली चीज सोना नहीं होती। आपने पीला देखा, इमेज देखी, तो वो सोना लगे आपको, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए इसकी एक एरर होने की संभावना है। संभावना अपने आप डेवलप हो जाती है कि आप जिस चीज को जिस तरह से देख रहे हैं, क्या वो वैसी ही है, क्या आप उसके हर एक कैरेक्टर को, हर एक प्रॉपर्टीज को जानते हैं। जब तक आप सोने की टेस्टिंग नहीं करेंगे कि वो सोना है, तब तक आपको नहीं पता। पीतल, तांबा भी तो हो सकता है ना। तो इसीलिए एक ओमिशन या एरर की संभावना यहाँ पे हमेशा बनती ही है, जब तक आप उसकी जो है प्रॉपर्टीज को पूरी तरह से नहीं जानते। लेकिन जर्नल परसेप्शन ऐसे ही बनता है चीजों को देखने से ही। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए 20वीं शताब्दी में एटॉमिक बम बना, लेकिन इस प्रकृति में
पहले से ही जो न्यूक्लियर जो चीजें थी, जो आप जानते हैं जैसे कि यूरेनियम है, प्लूटोनियम है, ये तो पहले से थी कि, लेकिन क्या लोगों को उनको देख के ये पता था क्या, उनकी उन प्रॉपर्टीज को लोग सभी जानते थे कि इनसे बनने वाला एक बॉम्ब किसी पूरे के पूरे शहर को पूरी तरह से विध्वंस कर सकता है, बर्बाद कर सकता है? नहीं पता था। तो जब चीजों की प्रॉपर्टीज को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पढ़ते जाते हैं, समझते जाते हैं, तब आप उसके बारे में पूरी तरह से परसेप्शनली करेक्ट हो सकते हैं। और ये परसेप्शन धीरे धीरे बढ़ता चेंज होता जाता है, चीजों को विजुअलाइज करके आपका परसेप्शन बनता है, लेकिन हमेशा उसको देख के परसेप्शन बनाना भी गलत है। और एटम की बात है कि एटम जो है वो खुद तो ना किसी चीज को टेस्ट करते हैं, ना किसी चीज के उनमें ना कोई टेस्ट होता है ना कलर होता है। जो मूलभूत एटम होता है उसमें कोई किसी तरीके का टेस्ट या कलर नहीं होता है। जब वो चीजें आपस में रिएक्ट करती हैं, कनेक्ट करती हैं अलग अलग तरीके के एटम से, तब जाके क्या होता है उसमें या टेस्ट भी बनेगा, कलर भी बनेगा, या किसी तरीके की और संरचना भी बनेगी, और उसमें और तरीके की प्रॉपर्टीज भी डेवलप होंगी। आप जानते हैं कि आप जब पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं तो उसमें कितने सारे मटेरियल्स पढ़ते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम सब पढ़ते हैं। लेकिन वो जब आपस में जुड़ते हैं, जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा H2O बना, पानी बना। लेकिन हाइड्रोजन को अलग और ऑक्सीजन को अलग देखें तो गैसेस हैं, पानी नहीं था। लेकिन जब जुड़े तो अलग चीजें बनी। ऐसे ही चीजें आपस में जब जुड़ती जाती हैं, सोडियम जुड़ा क्लोरीन के साथ NaCl बन गया, है ना। इस तरह से चीजें, उसी हाइड्रोजन से HCl भी बन जाता है और H2O भी बन जाता है। HCl कितना हानिकारक द्रव्य है, मतलब एक आप जानते हैं कि वो क्या है, एसिड है, और H2O क्या है, जल है। तो इस तरह से चीजें हैं कि आप एक चीज के एक एटम को जो है, एटम को मत देखिए, उस एटम में कुछ भी नहीं है, लेकिन वो एटम जब कॉम्प्लेक्स क्रिएचर बनाता है, क्रिएशन बनाता है, जुड़ता है किसी चीज से, तब जाके चीजें जो हैं बनती हैं। तो उसकी एनालॉजी को समझना जरूरी है। और हमारा जो नॉलेज है, जो परसेप्शन है, वो उसकी एनालॉजी के ऊपर बेस्ड ज्यादातर टाइम नहीं होता है, क्योंकि हम उस गहराई से बहुत बार चीजों को देखते नहीं, समझते नहीं है। ये बात उन्होंने कही थी। तो thus the potential for doubt about our knowledge of the external world looms large। हम external world को जिस तरह से देखते हैं, तो उसमें perception जो बना है हमारा, उसमें बहुत सारी errors की संभावनाएं हैं। और ये आप समझ पा रहे होंगे जब मैंने आपको एग्जाम्पल दिए भी। इन्होंने कहा कि और एग्जाम्पल इज बेस्ड ऑन द रिसेप्शन ऑफ इमेज फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड। ठीक है। और उसके अलावा जो तस्वीरें बनाई गई, गॉड्स की इमेजेस बनाई गई उस समय पे, इनके जो गॉड्स हैं, चाहे वो जियूस हों, चाहे वो अपोलो हों, पोसाइडन हों, उस समय की आप माइथोलॉजी जो आप जानते हैं, ग्रीक गॉड्स की जो बात होती है, जियूस वगैरह जो इनके सबसे सुपीरियर गॉड माने जाते हैं, है ना। तो इनकी जो सोच है, इनका जो परसेप्शन जो हमारे माइंड में बसा हुआ है, वो इनकी इमेजेस की वजह से है कि भाई थंडर के देवता, थंडर बोल्ट उनके हाथ में है, वो है जियूस। हाँ, ये परसेप्शन कैसे बनाया? क्योंकि ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सब लोगों ने इसको लिखा, उसकी तस्वीरें बनाई, इमेजेस बनाई। इमेजेस को इल्डोला ये कहते थे, इल्डोला बनाई। तो उसकी वजह से हमारे दिमाग में चीजें डेवलप हो गई। लेकिन उन इमेजेस में भी तो एटम्स ही हैं, लेकिन उन एटम्स ने तो कुछ नहीं कहा। उन एटम्स को इस तरह से बनाया गया और एक परसेप्शन क्रिएट हो गया। डेमोक्रेटियस ने इवन ये तक कह दिया कि ये देवता जो हैं ये इमॉर्टल नहीं है, ये इमॉर्टल नहीं है, ये सिर्फ क्या है, हर एक चीज एटम से बनी है, और एटम से बनी है तो वो एटम जब एक दूसरे से अपना बॉन्ड तोड़ लेंगे तो मॉर्टल हो जाएगी, वो टूट जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा वो। तो देवताओं को भी इमॉर्टल इन्होंने नहीं माना, जिसकी वजह से इनकी ये जो थ्योरीज हैं ये कई बार डिफेमेशनरी अटैक के तौर पे देखी गई कई स्कॉलर्स के द्वारा ट्रेडिशनल थियोलॉजी के ऊपर, कि जो ट्रेडिशनल थियोलॉजी चल रही थी, जो धार्मिक एंगल चल रहे थे, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू चल रहे थे कि ये हमारे देवता हैं, और उनको ही मॉर्टल इन्होंने जब बता दिया, इस तरह से बता दिया, तो कई लोगों ने कहा कि ये तो रिलीजन के खिलाफ है। एटोमिज्म को एक तरह से एथिस्ट डॉक्ट्रिन के तौर पे देखा गया, और ये बहुत दौर तक देखा गया, ना केवल इस दौर में बल्कि आने वाले क्रिश्चियनिटी के दौर में जो यूरोप में चल रहा था, उस दौर में भी ऐसा ही हुआ, और इसको बहुत से लोगों ने रिजेक्ट भी कर दिया। भले ही डेमोक्रेटियस एथिस्ट थे या नहीं थे, इसको नहीं जानते हम, लेकिन उनकी इस साइंटिफिक विचारधारा ने, सोच ने इस डॉक्ट्रिन को एथिस्ट डॉक्ट्रिन के तौर पे प्रेजेंट किया, आइडेंटिफाई किया। उसके अलावा
एस्थेटिक्स के बारे में भी उन्होंने किया। एस्थेटिक मतलब क्या होता है, सौंदर्य शास्त्र कहते हैं उसे, तो सुंदरता के बारे में बात होती है। एस्थेटिक बहुत आप देखते होंगे ना इंस्टाग्राम पे कि एस्थेटिक क्लिक और एस्थेटिक म्यूजिक, एस्थेटिक आर्ट, ये सब बातें करते हैं। तो इन्होंने एस्थेटिक्स को एक सब्जेक्ट के तौर पे देखा, एक सब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड स्टडी के तौर पे इन्होंने इसको कंसिडर किया, और पोएट्री, फाइन आर्ट और इनके ऊपर इन्होंने काफ़ी कुछ लिखा, थ्योरेटिकली लिखा कि देखिए ये चीज़ें हैं, इसको इस तरह से पेश करने के लिए, इसको इस तरह से सुंदर, इस तरह से खूबसूरत बनाया जा सकता है। पोएट्री एस्थेटिक ही तो होती है किसी चीज़ को प्रेजेंट करने की, एक व्यू होता है कि इस तरह से प्रेजेंट किया जाए उस चीज़ को। और कहा जाता है कि इन्होंने 6 अलग अलग वर्क्स लिखे थे, 6 रचनाएं लिखी थी एस्थेटिज्म के अपने वर्क के ऊपर, लेकिन वो हमें मिलती नहीं है। उनका बहुत ही स्मॉल परसेंटेज ऑफ पार्ट जो है और थॉट्स जो हैं उनको देखा गया। अरिस्टोटल जैसे ऑथर्स ने आगे चल के इनके ऊपर बात भी की, हाँ एस्थेटिज्म के बारे में डेमोक्रेटियस क्या सोचते थे। ठीक है, तो ये डेमोक्रेटियस थे जिन्होंने अपने दौर में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाया और अलग अलग विचारधाराएं रखी, एंथ्रोपोलॉजी, विज्ञान, गणित, इन सभी विषयों के ऊपर। और फाइनली तकरीबन 370 ईसा पूर्व में, तकरीबन 100 साल से ज्यादा की उम्र तक जिंदा रहने के बाद, कई जगह 104 या 109 साल लिखा होता है, 370 ईसा पूर्व में इनकी डेथ हो गई। तो होपफुली आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। अब जब फिलोसॉफी जब मैं आपको पढ़ाता हूं तो एक चीज रखिएगा ध्यान, मैं कभी भी कोई यहाँ पे स्क्रिप्ट तो लिखता नहीं, स्क्रिप्ट नहीं लिखता। तो जब मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ तो उस एग्जाम्पल को आप उस तरह से समझिएगा, आप किसी दूसरे एग्जाम्पल को भी समझ सकते हैं। फिलोसॉफी अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स विषय है। फिलोसॉफी में आप ये चीज देखिएगा कि एक ही लाइन के अलग अलग संदर्भ में अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं और हर इंसान उसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकता है। तो आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू में उसे समझिए, अच्छी बात है। मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझाता हूँ, किसी दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझाने की कोशिश करता हूँ। तो आपको चीज़ें कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा या कोई चीज़ आप अपनी तरफ से जोड़ना चाहते हैं तो भी जोड़िएगा। और अंत करते हैं इस वीडियो का और इनका आखिरी कोट पढ़ते हैं। वर्ड्स आर बट द शैडो ऑफ एक्शन, एक्शंस के शैडो ही हैं वर्ड्स और कुछ भी नहीं है। और सक्सेस प्लस एकेडमी के साथ जुड़े रहिएगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे तो आपको इन वीडियोस की पीडीएफ मिल जाएंगी, इनसे रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स भी मिल जाएंगे। सक्सेस प्लस एकेडमी के प्रीमियम कोर्सेज भी आपको यहाँ पे मिलते हैं बहुत अप्रोप्रिएट प्राइस में। चैट सेक्शन के माध्यम से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। आपको कोई नोट्स की दिक्कत हो, कोई आपका सजेशन हो, तो आप यहाँ पे मुझसे बात करेंगे तो मैं आपको एज सुन एज पॉसिबल रिप्लाई दूंगा। और आपने वीडियो यहाँ तक देखा उसके लिए आप सभी का शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।